गुड मॉर्निंग, वेलकम। सामाजिक विज्ञान हमारा गौरव कक्षा 6 की इतिहास पुस्तक से ली गई है। अध्याय 8 सम्राट अशोक, एक महान शासक। अशोक इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे। अशोक के निर्देश पर कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। ये अभिलेख उनके संदेशों को जनता तक पहुंचाने के माध्यम थे। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक मौर्य वंश का एक महत्वपूर्ण राजा था जिसने मौर्य साम्राज्य को एक नई ऊंचाई प्रदान की थी। मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी दो प्रमुख साहित्यिक स्रोतों से भी मिलती है। ये स्रोत हैं, पहला था चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र, एवं दूसरा था मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त के शासनकाल में कुछ समय के लिए भारत में रहा था। उसी बीच उन्होंने वो पुस्तक लिखी इंडिका और चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र, जिससे हमें हम दोनों साहित्यिक स्रोत है जिससे हमें मौर्य काल के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हुए, एक बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। सम्राट अशोक के राज्य का विस्तार पूरे भारत में काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसको कि आप लोग मानचित्र में देखेंगे। इसके अलावे साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जिनमें जो प्रमुख है वो थे उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। इसको हम लोग मानचित्र में देखते हैं। मानचित्र 4, मौर्य साम्राज्य। उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल को हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। इस मानचित्र का अध्ययन करने के लिए हम पहले संकेतों को समझ लेते हैं। तो ये जो संकेत है हमारे लाल कलर से चिन्हित किए गए हैं, ये अभिलेखों के प्राप्ति स्थल है, और नीचे में ब्लैक कलर का जो स्पॉट किया हुआ है ब्लैक रंग का, वह है आपका महत्वपूर्ण नगर। तो आइए महत्वपूर्ण नगर कौन कौन सा है उसको हम लोग देखने का प्रयास कर लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नगर आपका उज्जैन है। देखिए उज्जैन यहाँ पे है जो कि ब्लैक रंग से किया हुआ है। और उसके बाद एक है तक्षशिला जो कि ऊपर में अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। तक्षशिला ऊपर में है। और इस मौर्य वंश का राजधानी पाटलिपुत्र यहाँ पे है। इसको भी ब्लैक कलर से स्पॉट किया गया है। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है। यहाँ से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाया जा सकता था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी सम्राट के सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ये आप देख रहे हैं चित्र 8.2, जिसमें हमारे महान सम्राट अशोक हैं। साम्राज्य में कई गांव थे जहां किसान और पशुपालक रहा करते थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, जहां के लोगों की आजीविका फल फूलों का संग्रहण और जानवरों का शिकार करना था। साम्राज्य में भाषा, भोजन एवं पोशाक की काफ़ी विभिन्नताएं थी। दूसरे शब्दों में अलग अलग जगहों के लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, भिन्न प्रकार के भोजन करते थे तथा भिन्न प्रकार के पोशाक पहनते थे। सम्राट अशोक के साम्राज्य का प्रशासन कैसा था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मौर्य साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। राजा के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ये किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर यानी कि टैक्स इकट्ठा करते थे। राजा के आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों को अधिकारी सजा भी देते थे।
इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे। राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था उसकी सबसे छोटी इकाई क्या थी? उसकी सबसे छोटी इकाई है आपका ग्राम। ग्राम यानी कि गांव। प्रशासन की सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य के कई छोटे क्षेत्रों या प्रांतों में विभक्त था। अशोक के समय इसकी संख्या 5 थी। इसकी संख्या 5 थी। अशोक के समय में ये 5 क्षेत्र बनाया गया था। यहाँ प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ राज्यपाल यानी कि गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। मौर्य शासक प्रांतों में आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। यहाँ से मिलने वाले संसाधन कर यानी कि टैक्स और भेंट गिफ्ट को एकत्रित किया जाता था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र कंबल और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए जाना जाता था। संभव है कि यहाँ के लोग इन संसाधनों को नजराने के रूप में शासक को देते थे। जंगली इलाकों में रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। अशोक के साम्राज्य के प्रांत एवं राजधानी, आप चित्र देख रहे हैं 8.3, अमरावती आंध्र प्रदेश में प्राप्त चित्र में सम्राट अशोक है। तो आइए देखते हैं प्रांत और उसकी राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला प्रांत है। अवंती राष्ट्र उसका उज्जैनी प्रांत है। कलिंग राजधानी है तोसली प्रांत है। दक्षिणापथ और इसकी राजधानी है सुवर्णगिरी प्रांत है। प्रासी और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये 5 प्रांत में बटा हुआ था मौर्य। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध का सम्राट अशोक के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। उसके बारे में हम लोग विस्तार से यहाँ जानते हैं कि कलिंग युद्ध किस प्रकार सम्राट अशोक के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान उड़ीसा में स्थित था। नंद वंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अशोक इसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। समुद्री व्यापार एवं दक्षिण के साथ संपर्क के लिए कलिंग पर विजय प्राप्त करना जरूरी था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। अतः अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। ये ध्यान देने की बात है कि शासन के 9वें वर्ष पर कलिंग पर आक्रमण किया गया। यह जो युद्ध था ये काफ़ी भयानक, काफ़ी रक्तपात मचाने वाला युद्ध था। यह युद्ध बड़ा भयंकर था। इसमें भीषण रक्तपात और नरसंहार हुआ। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का उल्लेख इस प्रकार हुआ है। इसमें 1 लाख लोग मारे गए, कई लाख बर्बाद हुए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। कहने का मतलब निर्वासित कर देना यानी कि उसको अपने देश से निकाल देना। युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमिकों तथा गृहस्थियों को अपने संबंधियों के मारे जाने से महान कष्ट हुआ। सम्राट ने इस विभत्स नरसंहार को स्वयं अपनी आँखों से देखा था। अशोक इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा, लेकिन इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। उनका हृदय दया एवं करुणा से उद्वेलित हो उठा तथा उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर ली। यह विश्व इतिहास में एक
अभूतपूर्व घटना थी। इसके बाद वह बौद्ध बन गया, बौद्ध धर्म को अपना लिए तथा उसने अपने साम्राज्य के सभी उपलब्ध साधनों को जनता के भौतिक एवं नैतिक कल्याण में लगा दिया। उनके पास जो भी था वो अपना बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिए। अब वो धार्मिक हो गए। तो उनके धर्म के बारे में जानते हैं। अशोक का धम्म, धम्म यानी कि सीधा अर्थ है धर्म से। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उनकी राज विस्तार की नीति नहीं अपितु धर्म है। धर्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। ये जो शब्द है उससे रूपांतरित होकर आया है। ये जो धम्म शब्द है ये संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृत रूपांतरण है। वहाँ प्राकृत भाषा चलती थी इसलिए ये प्राकृत भाषा में धम्म है। इसका मतलब धर्म होता है। अपने दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है। धम्म है साधुता, अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा कर्मकांड का उल्लेख नहीं था। उसने बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित होकर इसमें प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए व्यवहार में उठाए जा सकने वाले आवश्यक कदमों को शामिल किया था। उसके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और जिसमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में वो पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे। अशोक की इच्छा थी कि विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग आपस में शांति एवं सौहार्द से रहे। उसने यह महसूस भी किया कि इन समस्याओं को दूर करना उसका कर्तव्य है। इसलिए उसने जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देने के लिए धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। इसके अलावा अशोक ने अपने संदेश कई शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया जो अलग अलग स्थानों पर स्थित थे। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीक तथा श्रीलंका में भी दूत भेजा। देखिए कौन कौन सा देश में भेजा, तो सीरिया, ये सीरिया हो गया, मिस्र हो गया, ग्रीस हो गया तथा श्रीलंका में भी अपने वो दूत भेजे थे। अशोक का पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी धम्म प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। अशोक ने कलिंग अभिलेख में अपनी सारी प्रजा को संतान के बराबर स्थान दिया। उसे लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं वैसे ही यह उसका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वह समझता था कि राजा पर प्रजा का कर्ज है जिसे वह प्रजा का कल्याण करके ही चुका सकता है। इसलिए उसने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उसने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अधिकारियों को भय रहित होकर प्रजा का कल्याण करने का आदेश दिया गया था। इस तरह अशोक ने प्रशासन को कल्याणकारी बनाने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे हम लोग अध्याय 8 सम्राट अशोक एक महान शासक को सुने। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे की जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें।